इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कुल 210 करोड़ रुपए की लागत से 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर से वाराणसी स्टेशन पर मौजूद कामाख्या एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई। उपराष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित जयपुर में आयोजित बाढ़ सुरक्षा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही भारत के बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, पिछले साल सितंबर में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत जल्द ही विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बांधों ने सभ्यता के विकास के लिए सदियों से योगदान दिया है। भारत बड़े बांधों वाला तीसरा देश है और बांध सुरक्षा में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और बांध सुरक्षा एक्ट नए युग का सूत्रपात है। उपराष्ट्रपति ने टोंक के अबिकानगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का भी दौरा किया। संस्थान के परिसर में उपराष्ट्रपति ने पौधारोपण भी किया। साथ ही संस्थान में विकसित की गई उन्नत नस्ल की भेड़ों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। पुणे में 2 दिवसीय 3रा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश भर के साहित्यकार, राजभाषा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और हिंदी के उत्थान में जुटे लोग शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह में देश भर में स्थित विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजभाषा कीर्ति एवं राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा को विकसित बनाने के लिए कंठस्थ अनुवाद प्रणाली का निर्माण किया गया है। प्रसार भारती सचिवालय में भी अधिकारीगण और कर्मचारियों के द्वारा हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है तो इसे और सहज बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अमेरिकी राजनयिक मिशेल ने खास अंदाज में हिंदी दिवस मनाया। मिशेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और बताया कि आज का पूरा दिन वो हिंदी में बात करते हुए बिता रही है। हिंदी दिवस पर ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो साझा किया है। राजनयिकों ने अपनी पसंदीदा हिंदी कहावतें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। वहीं हिंदी दिवस के मौके पर भारत स्थित इजराइल दूतावास ने अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं। दूतावास ने अपने पसंदीदा हिंदी डायलॉग्स को अदाकारी के साथ प्रस्तुत किया।
भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान के शाहपुरा पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान महिला अपराध, गैंगरेप, बेरोजगारी, दलित अत्याचार, पेपर लीक और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने राजस्थान के किसानों को 10 दिन में कर्ज माफ करने का वादा किया था। अब राहुल गांधी आए तो पकड़ लेना और कर्ज माफ होने तक मत छोड़ना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई वो मोदी ने 8 साल में कर दिखाया है। न इंदिरा गांधी ने न सोनिया गांधी ने गरीब महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने सिलेंडर पर 200 रुपये और उज्ज्वला पर 400 रुपये कम कर दिए। इंडी गठबंधन ने 14 पत्रकारों के नाम जारी करते हुए उनके बहिष्कार की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ हमला बताते हुए इमरजेंसी 2 का नाम दिया। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है? सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को चैनल की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अंतर्गत आएगा। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित कुल आपराधिक और सिविल मामलों की संख्या पता लगती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट और CJI DY चंद्रचूड़ जी का सराहनीय कदम। प्रौद्योगिकी के इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और हमारे देश में न्याय वितरण प्रणाली में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के दमदम लोकसभा क्षेत्र में कोर कमेटी के सदस्यों, विधानसभा प्रभारियों और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार संवैधानिक निकायों का सम्मान नहीं करती है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में विशेष स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण की निगरानी के लिए आज एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली में आज सर्वधर्म सद्भाव तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गांधी दर्शन द्वारा G20 की अपार सफलता को लेकर आयोजित इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। NIA पंचकुला की विशेष अदालत के निर्देश पर NIA ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित सूचीबद्ध खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के 4 सहयोगियों की संपत्ति जब्त कर ली है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा एक कर्मचारी अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान NDMC कर्मचारियों के योगदान के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम एक चार्टर्ड प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे 27 पर फिसलकर क्रैश हो गया। दुर्घटना के साथ ही प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें आग लग गई। प्लेन में 6 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर सवार थे। ये सभी घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। विमान ने विशाखापट्टनम से उड़ान भरी थी। विमान मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के नाम से रजिस्टर्ड है। केरल में निपाह के एक और मामले की पुष्टि हुई है। अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जिसमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि संपर्क में आने वाले लोगों की 30 सितंबर को निपाह वायरस की जांच होगी और सभी को 21 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक नई दिल्ली ने स्थिति की समीक्षा के लिए केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वहीं 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने जिला कलेक्टर और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में शनिवार तक छुट्टी बढ़ा दी गई है। अगले 10 दिनों के लिए कोझिकोड जिले में सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने का भी निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में स्कूली बच्चों से भरी एक नाव नदी में डूब गई। नाव में 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे। अब तक 20 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। यूपी के रामपुर जिले में भारी बारिश के कारण जेल और पुलिस लाइन में जल जमाव हो गया। जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए लगातार अच्छी खबरों के मिलने का सिलसिला जारी है। अगस्त महीने में भी थोक महंगाई 0 से नीचे रही।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में थोक महंगाई दर 0.52% रही है। इससे पहले जुलाई महीने में थोक महंगाई दर 1.36% रही थी। अगस्त में महंगाई की दर में गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेलों, बुनियादी धातुओं, रसायन व रासायनिक उत्पादों, कपड़ा और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण आया है। देश के ईंधन और प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए पराली से ईंधन तैयार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में अब पराली जलाई नहीं जाती है और कुछ सालों में पराली से ईंधन का उपयोग कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में किया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल का प्लांट शुरू हो चुका है और यहां पराली से 1 लाख लीटर एथेनॉल बनाई जाती है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने पेंट बिजनेस में उतरने का ऐलान किया है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ग्रेसिम इंडस्ट्रीज ने अपने पेंट बिजनेस के ब्रांड नाम बिड़ला ओपस से पर्दा हटाया है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने शेयर बाजार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक बिड़ला ओपस को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत के 2023 की पहली छमाही में चीन से सौर मॉड्यूल के आयात में 76% की भारी गिरावट आई है। ये सौर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार सालाना आधार पर चीन से भारत का सौर मॉड्यूल आयात 2022 की पहली छमाही में 9.8 गीगावाट से घटकर 2023 में इसी अवधि में मात्र 2.3 गीगावाट रह गया। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 52.01 अंक की बढ़त के साथ 667,519 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 33.10 अंक या 0.16% की तेजी लेकर 20,103.10 के स्तर पर बंद हुआ। नेपाल सरकार विजयादशमी और दीपावली जैसे त्योहारों से पहले घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए भारत से 20,000 मीट्रिक टन चीनी आयात करने के लिए तैयार है। अमेरिका और चीन के बीच एप्पल के आईफोन्स को लेकर भी तनातनी बढ़ गई है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीन की तरफ से एप्पल आईफोन पर बैन लगाना ये दिखाता है कि चीन अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ये स्पष्ट रूप से चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि चीन के अंदर अमेरिकी कंपनियों के प्रति आक्रामक और अनुचित बदले की भावना है। अमेरिका के सिएटल में इस साल के शुरू में पुलिस के वाहन की टक्कर लगने से 23 वर्षीय भारतीय छात्रा जानवी कंडुला की मौत पर एक पुलिस अधिकारी डैनियल ऑर्डर के बॉडी कैम की फुटेज सामने आई है, जिसमें वो छात्रा की मौत पर हंसता हुआ और मजाक उड़ाता हुआ दिख रहा है। इस मुद्दे पर भारत ने कड़ा कदम अख्तियार किया है। भारत ने अमेरिका के अधिकारियों के सामने पुलिसकर्मी के बॉडी कैमरे में कैद हुए वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है। वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमने इस दुखद केस में शामिल लोगों के खिलाफ गहन जांच और कार्रवाई के लिए सिएटल और वॉशिंगटन के स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ वॉशिंगटन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है। महावाणिज्य दूतावास के बयान में कहा गया है, वाणिज्य और दूतावास सभी संबंधित अमेरिकी अधिकारियों राष्ट्रपति चुनाव के साथ इस मामले पर बारीकी से नजर रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच में व्हाइट हाउस ने आरोपों को निराधार बताया है। रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट बाइडेन पर अपने बेटे हंटर के विदेश में व्यापारिक सौदों के बारे में अमेरिकी लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और उससे पहले राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जांच होना नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें मिलने वाले रेटिंग पर भारी असर पड़ सकता है। उत्तर कोरियाई नेता और रूस के राष्ट्रपति की बैठक में किम जोंग उन ने व्लादिमीर पुतिन को पूर्ण और बिना शर्त समर्थन देने का संकल्प जताया। किम जोंग उन ने रूस के राष्ट्रपति को उत्तर कोरिया आने का न्योता दिया है, जिसे पुतिन ने खुशी के साथ स्वीकार किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है। दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य सहयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनके मुताबिक इससे दुनिया में अराजकता बढ़ेगी।
लीबिया में आई बाढ़ के बाद हालात बेहद भयावह होते जा रहे हैं। बाढ़ का सबसे बुरा असर डेरना शहर पर पड़ा है, जहां बांधों के टूटने से करीब 1/4 शहर पानी में बह गया है। बाढ़ से नष्ट हुए जिलों की संख्या के आधार पर शहर में मौतों की अनुमानित संख्या 18,000 से 20,000 तक पहुंच सकती है। सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन षणमुगरत्नम ने देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। थरमन का कार्यकाल 6 साल रहेगा। थरमन ने हलीमा याकूब की जगह ली है। उनका कार्यकाल 13 सितंबर को खत्म हो गया। याकूब सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति थी। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी को आज हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा। भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल प्री क्वार्टर फाइनल में हार कर वो बाहर हो गई। हांगकांग ओपन के पुरुष युगल मैच में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल में भारत की आकर्षी कश्यप हार कर बाहर हो गई। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने भारत की G20 की मेजबानी की जमकर प्रशंसा की है। आईसीसी की ताजा जारी बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के 3 बल्लेबाज शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। जनवरी 2019 के बाद ये पहला मौका है जब भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल हैं। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग हासिल की है। बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट में संन्यास से वापस आने के बाद इतिहास रच दिया है। वो इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 124 गेंद में 182 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 9 छक्के शामिल थे। हालांकि स्टोक्स दोहरा शतक लगाने से चूक गए। मोटर स्पोर्ट्स के प्रशंसकों को मोटोजीपी भारत का बेसब्री से इंतजार है। ये रेस 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुधा इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज परवीज महरूफ ने आगामी आईसीसी वनडे विश्व कप के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ की है। हिंदी दिवस पर दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि हिंदी भाषा ने उनके जीवन के हर पहलू में बहुत बड़ा योगदान दिया है। म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा जुनूनियत में जहान का किरदार निभाने वाले अभिनेता अंकित गुप्ता ने बताया कि वो दुनिया भर में हिंदी भाषा की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर गर्व महसूस करते हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने एमएस धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी बताते हुए आगामी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल गया है। आमिर खान की बेटी इरा खान अपने मंगेतर नुपुर शिखरे के साथ विवाह बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनवरी 2024 में ये शादी उदयपुर में होगी। थैंक यू फॉर कमिंग का इस साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शानदार वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। इसके लिए थैंक यू फॉर कमिंग की टीम टोरंटो पहुंच चुकी है। गायक कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने राधा और कृष्ण की शाश्वत प्रेम कहानी कहने वाला गीत सांवरे अइजइयो जारी किया है। संगीतकार अमित त्रिवेदी अपनी फिल्म मनमर्जियां की 5वीं सालगिरह मना रहे हैं। मनमर्जियां के 5 साल पूरे होने पर अमित त्रिवेदी ने कहा, अनुराग कश्यप के साथ काम करना हमेशा विशेष है। कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज चूना में एक नए अवतार में आशिम गुलाटी नजर आएंगे। कॉमेडी और एक्शन के रोमांचक मिश्रण के साथ चूना दर्शकों को उनकी सीट से बांधे रखने का वादा करती है।